अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आबाद सिंध के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। और आज जो हमारा मौजू है वो है माहौलाती तब्दीली के पाकिस्तान पर क्या असरात है। और बाकू, आज़रबाईजान के शहर बाकू में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है COP29 माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, जिसमें दुनिया भर के जो लीडरान हैं वो शरीक हुए हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं दुनिया भर में, जो सनती इंकलाब के बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, उसके बाद देखेंगे कि इतनी सारी तरक्की हुई, जो डेवलप नेशन है उन्होंने इतनी सारी तरक्की की। उसके हवाले से जितने भी संगीन मामले हुए माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग हुई और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे जो काफ़ी असरात पड़े, वो पूरी दुनिया को उन्होंने लपेट में ले लिया है। और उसके साथ ही पाकिस्तान में देखेंगे, अगर 2022 के सैलाब हमारे सामने हैं और 2022 में जो बारिशें हुई और बारिशों के बाद जो सैलाब आए, उन्होंने कितनी तबाही मचाई, हमारे कितने लोग मुतासर हुए। 33 मिलियन जो हमारे लोग थे पाकिस्तान के, वो मुतासर हुए। उसके अलावा फूड क्राइसिस उसका जन्म हुआ। सारी चीज़ें हमारे सामने हैं कि माहौलियाती तब्दीली कितना असरात हैं पाकिस्तान के। उससे हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर सिद्रा अहमद, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है DHS सुफा यूनिवर्सिटी से। हम उनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, अपने इस प्रोग्राम में बहुत अहम मौजू पे बात करने का मौका दिए। जी डॉक्टर साहबा, मेरा जो सवाल है आपसे कि देखें, अभी इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट हो रही है क्लाइमेट डिप्लोमेसी के हवाले से, उसमें देखें आपके पाकिस्तान भी शरीक हुआ था। हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो भी 2 दिन के लिए बाकू गए थे। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है उसको आप कैसे देख रही हैं? और पाकिस्तान पे जो असरात है क्लाइमेट चेंज के, उसमें 2022 के जो सैलाब है, बारिशें हैं, जो तबाही आई, वो तो हम सबके सामने है। तो ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसको हम क्लाइमेट डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, जो बाकू में हो रही है, 11 तारीख से शुरू हुई है और 22 तारीख तक चलेगी, उस हवाले से आप क्या समझती है कि इसकी डेवलपमेंट क्या होगी? अच्छा, देखिए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो दुनिया इस पर शदीद तरीन माहौलियाती तब्दीली से मुतासर है और ये एक ऐसा चेंज है जो कि दुनिया भर के अंदर इंसानों को और जितनी भी एक नबाताती हयाती ज़िंदगी है दुनिया की, वो सब मुतासर हो रही है। तो यकीनन पाकिस्तान समेत हर उस रियासत की जिम्मेदारी है जो कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली अपने रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता रहा है एज ए मेंबर ऑफ ग्लोबल सोसाइटी। अच्छा, पाकिस्तान की जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, ये एक अरसे से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। वजह यह है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जो कि माहौलियाती आलूगी के अंदर बहुत ही मुख्तसर इजाफे करने का सबब बन रहा है, लेकिन ये उन कंट्रीज़ में अनफॉर्चुनेटली शामिल है जो कि माहौलियाती तब्दीली या आलूगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल का सबसे ज़्यादा, यानी टॉप 3 के अंदर वो कंट्रीज़ में शामिल है जो कि इससे मुतासिर हुए हैं। तो हमारा इस मामले में एक्टिवली डिप्लोमेसी फॉलो करना और इस पर कुछ ऐसे एक्शंस लेना जो कि दुनिया भर के अंदर हमारी अपनी प्रॉब्लम को भी दुनिया की प्रॉब्लम के साथ साथ हाईलाइट करे, ये तो देखें बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब आपको इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफाइन करने की इससे ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो समिट्स होते हैं, इनका मकसद तो ये होता है कि एक कलेक्टिव एफर्ट की जाए, रिप्रेजेंटेशन की जाए दुनिया भर के जितने भी लीडर्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा डिप्लोमेट्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन जब कोई रियासत अपने तौर पे रियासत की सतह पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, तो उसकी ना सिर्फ उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एक कंसर्न या एक कमिटमेंट है वो जाहिर होता है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आवाज़ आपकी मुझे कम आ रही है बहुत। अच्छा, अभी आ रही है? कुछ जी बिल्कुल अब सही है। जी आप कंटिन्यू करें। अच्छा, ऑलराइट। तो जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ ये कि आपकी एक कमिटमेंट जो होती है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में, समिट्स में शिरकत करने से, बल्कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो भी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज यू ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। और कोशिश ये होती है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक कलेक्टिव एफर्ट होगी, कलेक्टिव पॉलिसी होगी, उसमें हम एज अ स्टेक होल्डर जो है अपना एक्टिव रोल प्ले कर सकें। तो मैं तो इसको एक बहुत अहम डेवलपमेंट समझती हूँ। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज है इससे पूरी तरह मुतासिर है, और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमेशा से पाकिस्तान क्लाइमेट
रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और जितनी भी डिप्लोमेसी है इसके अंदर पार्टिसिपेट करता रहा है। 1990 से जब से हम ये इमरजेंस देख रहे हैं क्लाइमेट कॉन्शियसनेस, और यूनाइटेड नेशंस के फोरम से जिस तरह का फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया गया है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उसमें पाकिस्तान शुरू से न सिर्फ मेंबर है बल्कि एक्टिवली अपनी डिप्लोमेसी जो है वो परस्यू कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान इससे किस हद तक मुतासिर है, तो सिर्फ एक मैं आपको पॉइंट दूंगी जिससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कितनी एक अलार्मिंग वल्नरेबल सिचुएशन में है। कि पाकिस्तान के अंदर जो UNDP की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 70% जो पाकिस्तानी हैं वो साफ पानी जो है पीने के से महरूम है। अब ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है क्योंकि इससे हमारे मल्टीपल क्राइसिस जो हैं वो रिलेट करते हैं। यानी जब आप साफ पानी से महरूम होते हैं तो ना सिर्फ आपके हेल्थ जो इश्यूज होते हैं और इसकी वजह से जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया भर के अंदर जो महंगे तरीन सेक्टर समझे जाते हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली वाइबल कम से कम होते हैं, उसमें से एक हेल्थ सेक्टर। दूसरी चीज़ ये है कि जब जाहिर है आपके पास वर्क फोर्स या ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी फिट और ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होता तो आपकी जो लेबर होती है डोमेस्टिक लेबर वो उससे मुतासर होती है और बीमारियों की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा ताकत के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल जॉब करने के काबिल नहीं रहते हैं। और लॉन्ग टर्म में फिर ये होता है कि आप बहुत यंग एज में भी बीमारियां जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं और न सिर्फ ये कि अडल्ट इससे मुतासर होते हैं बल्कि बच्चों तक के अंदर इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं और या तो जेनेटिक्स में शामिल होती है। तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होता, फिर वो एक क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी डॉक्टर सिद्रा, मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि जैसे आपने एनवायरमेंटल डिजीज़ की बात की, तो एनवायरमेंटल डिजीज़ जो हैं वो देखें क्लाइमेट के हवाले से, ज़ाहिर है हमारा क्लाइमेट और एनवायरमेंट सही नहीं होगा तो डिजीज़ भी होंगी। और उसके साथ जो है हम एग्रीकल्चर की अगर बात करें, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर मुतासर हुई है जो फील्ड, पहले हमारी GDP में 24% एग्रीकल्चर थी, अभी वो कम होकर 19% पर आ गई है। तो ये जो सैलाब वगैरह बारिशें हुई है, ये सीजनल जो चेंजिंग हुई है, ये जो पैटर्न पूरा चेंज हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और पाकिस्तान पे भी असरात पड़े हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जो हमारा फूड क्राइसिस है वो आगे और बढ़ सकता है? ये बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए, दुनिया भर के अंदर जो नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप समझते हैं कि बहुत बड़ा एक क्राइसिस आने वाला है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं लेकिन दुनिया भर के अंदर जो है जैसे क्लाइमेट क्राइसिस के बाद एक नया इमर्ज हो रहा है, दैट इज़ फूड क्राइसिस। और पाकिस्तान इससे यकीनन इस वजह से मुतासिर होगा क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो UNDP ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपना जो एक 2022 के अंदर एक रैंकिंग शेयर की है कि पाकिस्तान जो है वाटर शॉर्टेज वाला वो कंट्री है जो कि दुनिया में 3rd नंबर पर इस पर स्टैंड करता है। तो जब आपके पास पानी की इतनी शदीद किल्लत होगी तो ना सिर्फ रोज़मर्रा के इस्तेमाल बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपके पास सफिशेंट स्टॉक ऑफ वाटर नहीं होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही हम एक ख़तरनाक ख़तरे के बिल्कुल दहाने पर मौजूद है और शायद हम इसको उस तरीके से फोकस नहीं कर रहे, उस तरह एड्रेस नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा पावरफुली हम इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है जो कि हमारी जो लोकल एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है कि इसके लिए इंडिपेंडेंटली तो मुमकिन नहीं होगा कि वो उसको हैंडल कर सके। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं करंटली कि हमारे यहाँ अक्सर सीजनल फ्रूट्स और सीजनल जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं या जो भी हमारी सीजन से रिलेटेड जो क्रॉप्स होती हैं वो शदीद या तो मौसम से मुतासर होती हैं या पानी की किल्लत की वजह से मुतासर हो रही हैं या फिर पानी की क्वालिटी की वजह से मुतासर हो रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि देखें अब ये जो COP26 भी हुआ था, पहले जो आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद COP27 हुआ, COP28 हुआ दुबई में लास्ट ईयर, अब ये जो COP29 हो रहा है बाकू में, तो ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी के हवाले से, फाइनेंस क्लाइमेट के हवाले से देखें ये जो चीज़ें मतलब जुड़ रही है एक दूसरे के साथ कि क्लाइमेट फाइनेंस पे बात हो रही है कि मतलब $1 ट्रिलियन वो देंगे दुनिया के उन ममालिक को जो मुतासर हुए हैं। देखिए जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो तो उन्होंने तरक्की भी की है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो सारा प्रोसेस हुआ वो आपको पता है, तो उन्होंने कितनी तरक्की की है, कितने पीक तक गए। लेकिन जो अंडर डेवलप नेशन है या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो उनकी सूरत हाल तो वो नहीं है। जैसे पाकिस्तान का मिसाल देंगे तो 1.5% हमारा एमिशन है, इतना ज़्यादा नहीं है कि पूरी दुनिया हमसे मतलब मुतासर हो रही है। ज़ाहिर एमिशन जो प्रोड्यूसर हैं वो तो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो एमिशन प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। तो इसमें हमारा रोल क्या होना चाहिए
एज अ रीजनल और एज अ पाकिस्तान क्या होना चाहिए रोल? अच्छा देखिए, COP29 जो है ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो मेन, अगर आप इसको सिर्फ दो की इसके प्लान या टास्क दे सकते हैं। एक तो सिंपल कट है कि स्पीड, जो एक बहुत तेजी के साथ जो इमिशन हो रही है, कार्बन इमिशन, इसको रिड्यूस किया जाए, इसको खत्म किया जाए। ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ पे खत्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता पॉलिसी के अंदर, ये रिडक्शन की बात करते हैं कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके जो कार्बन इमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। और जो दूसरा की टास्क उनका ये है कि किस तरीके से 1 ट्रिलियन, जैसे आपने भी जिक्र किया कि एक साल के अंदर आप डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे फंड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी डिबेट की जाएगी कि जहाँ ये सेशंस के अंदर। तो अब इसमें यानी आपके पास दो टारगेट है, एक तो अर्जेंट एक्शन की जो कि इमिशन रिडक्शन के लिए होगा, और इसके साथ कोई फीजिबल फाइनेंशियल प्रोग्राम हो जिसके जरिए आप जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट दें। अब इस सूरत में पाकिस्तान का जो एक्शन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं कि ओपनली और थोड़ा सा डेयरिंग होके अपनी मौक़िफ़ ये पेश करे कि सिंस पाकिस्तान डजंट हैव दैट फाइनेंशियल मैकेनिज्म, और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा इस काबिल नहीं है कि हम जो भी क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं या चैलेंजेस हैं उनको सिंगल हैंडेड हम जो है खुद से ही फेस कर सकें या कंट्रोल कर सकें। तो इसमें हमें सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसमें हमें हर लेवल के ऊपर इंटरनेशनल असिस्टेंस या कोलैबोरेशन की जरूरत इसलिए होगी क्योंकि हमारी इंटरनल गवर्नेंस जो है वो, आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी लूज काइंड ऑफ गवर्नेंस, जिसको हम इनफॉर्मल गवर्नेंस कहते हैं। तो जो हमारी डे टू डे चैलेंजेस होते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको ही फुलफिल नहीं कर पाती, जैसे हमारी हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है। जब हम इससे ही कॉम्पिटेंट नहीं है, कंट्रोल सही से नहीं कर पाते, तो क्लाइमेट वाला एक बहुत ज़्यादा एक नाजुक और एक जिसको कह सकते हैं कि इमर्जिंग इशू है, जिसके ऊपर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मदद तो इसमें हमें इंटरनेशनल लेवल से मिलनी ही चाहिए। और इसके साथ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स है उनको कुछ चीज़ें प्रायोरिटी में करनी चाहिए। एक तो ये कि इंटरनल या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर एक नेशनल कोलैबोरेशन डेवलप करें। सारे सूबे के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इवन जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन तमाम के अंदर इस बात की अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि नेशनल लेवल पे डील होना चाहिए, और इसके लिए फिर थर्ड लेवल पे आके आप पब्लिक अवेयरनेस पे जाएं, और जहाँ पे हर आम बंदे को भी ये पता हो कि ये कितना बड़ा क्राइसिस में डेवलप हो गया है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर और इमरजेंसी लेवल के ऊपर इसको डील करें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जो पोलराइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स होता है ना किसी भी फॉर्म का, ये सिर्फ पाकिस्तान से लिमिटेड नहीं है। अगर आप यूएसए के अंदर भी देखें तो सर्वे ये बताते हैं कि रिपब्लिकन्स इसको या जो राइट विंगर्स हैं वो इसको कोई मसला नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये क्रिएटेड है और ये लिबरल्स या डेमोक्रेट्स का क्रिएटेड वो एजेंडा है जिसके जरिए वो अपनी गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस को डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो ये असल में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिएटेड, ठीक है, मतलब इतना बड़ा क्लाइमेट क्राइसिस। तो इसी तरह की पोलराइजेशन ऑफ ओपिनियन पाकिस्तान में भी है। तो पहला जो मुश्किल टास्क है वो जितना भी मीडिया है, एजुकेशन सिस्टम है, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप है, और आप जिस तरीके से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किस पे टॉक कर रहे हैं टीवी के ऊपर, तो ये एक आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस तमाम मैकेनिज्म के अंदर जिसके जरिए हम मदद कर सकते हैं लोगों की समझने की, और दूसरी चीज़ ये भी कि लोगों को उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्रा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ये हमारे गेस्ट थी डॉक्टर सिद्रा अहमद, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी DHA सुफा यूनिवर्सिटी की। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बातें की कि पाकिस्तान को एज ए नेशनल तौर पे कौमी दायरा में शामिल किया जाए, इस मामले को, इस बहस को डिस्कशन किया जाए, जैसे कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के दूसरे मामलात होते हैं, वैसे ही क्लाइमेट चेंज को इतनी डीपली लिया जाए। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि मौसमियाती तब्दीली का क्या क्या असरात हैं, पाकिस्तान पर क्या असरात पड़े हैं, दुनिया पर क्या असरात पड़े हैं। तो हमारी जो गेस्ट थी डॉक्टर सिद्रा अहमद, शी वाज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ DHA सुफा यूनिवर्सिटी ऑफ IR डिपार्टमेंट। अभी जो हमारे साथ गेस्ट हैं जो क्लाइमेट चेंज पे हम बात करेंगे मज़ीद उसके साथ, ही इज़ अ राइटर एंड ही इज़ हेड ऑफ कराची क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के जो हेड हैं मसूल वार साहब। जी मसूल वार साहब। जी सर। मसूल वार साहब, देखें क्लाइमेट चेंज के हवाले से पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है। COP29 हो रही है बाकू में, उससे पहले COP28 हुई थी दुबई में। ये एक सिलसिला शुरू हुआ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का, डिबेट हो रही है। उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए एज मतलब पाकिस्तान तो वो इतने एमिशन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन दुनिया भर के जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान देखे उसमें ज़्यादा मुतासर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से 2022 के जो सैलाब हैं, उसके बाद एक हीट वेव का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्तलिफ दहाइयों से देखें कि जंगलात काटे गए। अभी लाहौर में जो स्मोक का ये मसला हुआ है शुरू, तो पाकिस्तान पर क्या असरात हैं और पाकिस्तान का उसमें क्या रोल होना चाहिए COP29 में? देखें, बात यह है कि कॉप तो होती रहती है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो रिलेवेंट होते ही नहीं है, आउट ऑफ टच होते हैं। इसीलिए आज तक जो फंड पैदा किए गए थे इसके लिए कि जो फ्लड वगैरह की वजह से नुकसान हुआ है या जो ग्रीन क्लाइमेट, तो ये सारा जो है पाकिस्तान उस पर प्रॉपरली कैपिटलाइज नहीं कर रहा। बाकी रही बात पाकिस्तान की सिचुएशन की, तो स्मोक सिर्फ लाहौर में नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसकी एयर क्वालिटी नॉर्मल हो। सही। तो ये बहुत खतरनाक बात है और ये इमीडिएट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिए तो बहुत बड़े मसाइल हो जाएंगे हेल्थ के। सही। मसूद साहब, देखें जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप भी लिखते रहते हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, दी न्यूज़ में, डान में, तो देखें क्लाइमेट चेंज को और COP28 पे भी आपने लिखा है। तो ये जो सारा जो फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से मामला तो हो रहे हैं, हमें फंडिंग की ज़रूरत है पाकिस्तान को इन मतलब माहौलियाती जो तबाही या लॉस एंड डैमेज फंड जो होते हैं उनको मतलब कम करने के लिए हमें दुनिया की फंडिंग की ज़रूरत है, या हमारी भी कोई प्लानिंग होनी चाहिए हमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को और कवर करने के लिए? देखें, फंडिंग तो बात की बात है। पहले तो जब आपकी एयर क्वालिटी किसी भी जगह की पाकिस्तान की सही नहीं है तो ये बहुत खतरनाक बात है। पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ इससे ज्यादा क्या होगा कि आपकी 7 साल उम्र कम हो जाए या आपके हेल्थ के इश्यूज इतने हो जाए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज हो जाए। तो ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है एक्चुअली पाकिस्तान का, सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अपनी गवर्नेंस और सिचुएशन जो है उसमें बहुत बड़ा एक समझे कि क्राइसिस है, इसमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। सही। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो उस पर अमल नहीं हो रहा, फंडिंग से ज़्यादा हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है कि G20 जो ममालिक हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक क्यों नहीं हुए? क्या वो इतने संजीदा नहीं है इस मामले को हल करने के लिए? देखिए, डिनाइल जो है ना, वो पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से एग्रीमेंट वाले उस कॉन्टेक्स्ट में वहां से विथड्रॉ कर दिया था। अब ट्रम्प वापस आ गया है। अब ये डिनाइल जो है ये बंद करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाएं कि G20 कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारी अपनी एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, हमारा अपना जो है पोल्यूशन जो है वो बहुत खतरनाक पे जाती है, तो हमें कुछ करना चाहिए ना। वो G20 करने से या किसी और के करने या न करने से थोड़ी फर्क पड़ता है। सही। अच्छा, देखें COP29 पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं और पाकिस्तान पे क्या असर आते हैं माहौलियाती तब्दीली के, वो तो हमें नज़र आते हैं हीट स्ट्रोक के सूरत हाल में या हीट वेव्स की सूरत हाल, सैलाब वगैरह हो गए। लेकिन 1972 में जो पहला कन्वेंशन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। उसके बाद
2 में जो हुआ था, सेकंड अर्थ समिट हुआ था, फिर गिलाक्सो पैक्ट हुआ, उसके बाद ये दीगर मुआहदे हुए, एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन क्या दुनिया जो है इसका बर्डन अपने जो डेवलप कंट्रीज़ है अपने कांधों पर उठाना नहीं चाहते, या सिर्फ वो इस बात पर ये डिबेट होती रहेगी, मतलब इतने अरसे से जो डिबेट हो रही है तकरीबन, आपका क्या राय है इस पर? देखें, सिविलाइजेशन को खतरा है। सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो विटनेस कर रही है अनप्रेसिडेंटेड वेदर इवेंट्स। अभी आप देखेंगे कि स्पेन में, पेरिस में जो बारिशें हुई हैं, फ्लड्स आई हैं, और फिर अब सऊदी अरब में देखें कि डेजर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बर्फ पड़ी है। और ये जो अनयूजुअल रेन्स हुई हैं पेरिस में या स्पेन में, अब से मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि अब जैसे कराची शहर जो है नर्व लाइन है हमारी इकोनॉमी की, अब यहाँ पे 174 मिलीमीटर पड़ती है बारिश साल में। सिर्फ मेरा ये सवाल है कि अल्लाह माफ करे अगर पेरिस वाला या स्पेन वाला स्पेल यहाँ आ जाए और आपकी बारिश जो है 300 मिलीमीटर बढ़ जाए तो कराची का क्या हाल होगा? आप रिलाय जो है ना, अब लोकल सोल्यूशंस पे आप जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे आपका बहुत बड़ा, हमारे जैसे ममालिक ऐसे नहीं है कि जो सबसे करें, हमको G20 नहीं है, या हमारी इकोनॉमी को बेहतर नहीं है। हम तो 4 दिन वगैरह हमारा पोर्ट बंद हो जाए तो हम क्या, कहाँ से चलाएंगे काम को? सही, बिल्कुल। मसूद साहब, आपसे और एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि देखें अभी कराची की सूरत हाल हम देख रहे हैं, इंटीरियर में हम देख रहे हैं कि वहाँ से हमें मालूमात मिलती है कि यहाँ पे मौसम कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन कराची का मौसम आपके सामने ही है, ठीक है। और ये जो आपका जो है अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से मैं आपसे बात करूँगा कि उसकी जो डेवलपमेंट हुई है उसमें देखें कराची पे कितने असरात हुए हैं, और आगे चलकर आपका क्या है इस पे कि देखें कराची को और अगर हीट स्ट्रोक से या हीट वेव से बचाया जाए, या जो है हमें अर्बन फॉरेस्ट के जो सिलसिले में और मज़ीद कुछ क्या करना चाहिए कराची में, जो अभी तक देखें वो आप गर्मी है इतनी, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? देखें, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, यहाँ हालात बहुत खराब है, सिर्फ कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान के। आपकी एयर क्वालिटी सही नहीं है यार, आप सांस नहीं ले सकते, इससे ज्यादा क्या चैलेंजिंग और होगा। और अर्बन वेटलैंड्स और अर्बन फॉरेस्ट, अर्बन वेटलैंड्स यानी कि झीलें जो है सिक्वेस्टर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो नहीं करेंगे, और सिर्फ रियल एस्टेट का जो चल रहा है जो क्रेज, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यकीन इस बात पे, हालांकि मेरा अपना हमारा फॉरेस्ट जो है 5 मेट्रिक टन डेली कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर कर रहा है, इसलिए हमारा क्लेम है कि इससे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कराची की एयर क्वालिटी को बेहतर करने में। लेकिन वो भी बेहतर कहाँ है, मतलब देखें ना, अभी भी तकरीबन नियर टू हैजर्डस उसमें आती है, अनहेल्दी एयर क्वालिटी है कराची की। तो ये बहुत ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क में रहना। सही, थैंक यू सो मच मसूद साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आप प्रोग्राम में शामिल हुए आबा सिंध में। नाजरीन, ये हमारे साथ थे कराची अर्बन डेवलपमेंट फॉरेस्ट के हेड थे मसूद लोहार साहब, जिन्होंने ये बात की कि अभी हमें मज़ीद बहुत कुछ करना है। देखें क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बात फंडिंग की नहीं है। मसूद लोहार साहब का कहना था कि सिर्फ बात फंडिंग की नहीं है, फंडिंग के अलावा हमें अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। हमें ज़ाहिर है ये जो स्मोक लाहौर में है या जो हीट वेव का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में होता है, ये ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में लेकिन पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पर भी अप्लाई होती हैं कि देखें बाहर के ममालिक जो हैं वो अपनी गुड गवर्नेंस की वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतर किए, और हमें भी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। नाजरीन, अब हम लेते हैं एक छोटा सा मुख्तसर ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे माहौलियाती तब्दीली के हवाले से और COP29 के हवाले से, जिसमें हमारे साथ गेस्ट जो शामिल थे प्रोग्राम में मसूद लोहार साहब जो अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के हेड हैं क्लिफ्टन के, और अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं
वो हैं डॉक्टर अलाडिनो मंगरियो साहब, जो पीएचडी स्कॉलर हैं पब्लिक पॉलिसी में। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपसे सवाल आते हैं मेरे कुछ, लेकिन देखें आप पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसी को भी देखें और आप दुनिया की पब्लिक पॉलिसी को भी देखकर बताएं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है COP29, जिसको पूरी दुनिया में एक शोर मचा हुआ है, एक डिबेट हो रही है कि दुनिया के 200 ममालिक उसमें शिरकत कर रहे हैं, शरीक हो गए हैं, तो उसमें क्या वजूहत हैं कि ये हर साल तो कॉन्फ्रेंस होती है, डिबेट होती है। अभी ये फाइनेंशियल बिल मंजूर होने जा रहे थे, कुछ फंडिंग की बात हो रही थी कि पाकिस्तान को हम देंगे, पूरी दुनिया को देंगे जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान एज ए क्लाइमेटी आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान 2022 का भी सैलाब आपके सामने, बारिशें, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे इस चैनल पे लिया। देखें, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को में या दुनिया में जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो क्लाइमेट चेंज का है। और अगर हम इस कॉन्फ्रेंस को देखें तो COP29 ये एक पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। जी बिल्कुल। उसमें यह तय किया गया था कि हम क्या करेंगे कि डेवलप्ड कंट्री जो हैं ये एक फंड जनरेट करेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज या जिन पे क्लाइमेट चेंज के असरात हो रहे हैं उनकी मदद करेंगे। तो उसमें यह हुआ कि लास्ट ईयर एक मीटिंग हुई थी COP28 जी दुबई में, और उस दुबई में हुई थी, और उसमें यह तय हुआ कि हम अगली मीटिंग में ये फाइनेंस जनरेट करेंगे या लाएमल पे हम एग्रीमेंट होगी। तो इसलिए COP29 जो ये अजरबैजान में हो रही है, इसमें इसका लेबल ही फाइनेंस कोप का नाम दिया हुआ है। जी बिल्कुल। अब हुआ ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अब अगर हम लिस्ट देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा एमिशन जनरेट करती हैं। बिल्कुल। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पे इफेक्ट ज्यादा आते हैं। तो ये तय किया गया है कि हम क्या करेंगे, एक लाएमल तय करेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज अपना पैसा देंगी और डेवलप्ड कंट्रीज की मदद की जाएगी। अब उसमें चाइना नंबर 1 पे है, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 2 पे है, इंडिया तीसरे नंबर, रशिया चौथे, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, जर्मनी एंड साउथ कोरिया। अब ये तय किया गया था कि कम से कम हम क्या करेंगे कि इसके लिए कुछ फंड जनरेट करेंगे $10 बिलियन तक ऑलमोस्ट। जी। अब स्टडी कह रही है कि नहीं, हमें चाहिए कम से कम 5 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स, तब हम इस क्लाइमेट चेंज को पे कंट्रोल कर पाएंगे। सही। अब अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं और इस पे एग्री होती हैं तो फिर इनको कुछ हिस्सा अपने बजट का इस फंड में देना पड़ेगा। तो यही वजूहत हैं कि ये बड़े बड़े कंट्रीज जितने भी हैं जो एमिशन ज्यादा जनरेट करती हैं वो भागती हैं, और पाकिस्तान जैसे ममालिक उससे इफेक्टेड होते हैं। अब पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन ग्लोबल कार्बन एमिशन में वो 1% से भी कम है। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ है कि इंडिया है, वो टॉप 10 में आता है जो एमिशन जनरेट करते हैं, और उनके असरात आप देख रहे हैं आजकल फोक के लाहौर में, पंजाब के नॉर्थ में, या इंडिया के अपने नॉर्थ वाले इलाके में उनका दिल्ली कैपिटल पूरा का पूरा ब्लॉक है। बिल्कुल। तो हमें करना ये चाहिए कि जब तक ये बड़े कंट्रीज हमारा हिस्सा नहीं बनते इन चीजों के, पहले तो हम इनको हल नहीं कर पाएंगे। तो फिर होगा ये कि जो हम नजदीक कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हम ये मिलके इनका सोल्यूशन ढूंढे। हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज जनरेट करें, कलेक्ट होके एक बोर्ड बना जाए, एक कोई भी कॉन्फ्रेंस टाइप हो, कुछ बड़े बड़े लोग बैठ के इनको एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ये कलेक्टिव हमारा ये मसला हल हो जाए। अदरवाइज हम इन चीजों को कंट्रोल सिंगल कंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इधर बैठा हुआ है, इंडिया किधर है, अमेरिका किधर है, यूरोप किधर, उनके इफेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो हम तो अगर अपनी कोशिश कर लें, हम आर्टिफिशियल रेन करते हैं, जो भी कुछ कर लें, लेकिन हमारे ये जो इमिशन के असरात हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ज़्यादा एमिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कंट्रीज़ ममालिक हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अब वो इस चीज़ से भाग रहे हैं, इस डिबेट से भाग रहे हैं। जैसे आपने कहा कि फ्रांस और इंडिया, चाइना, अमेरिका ने शिरकत नहीं की,
तो देखें, लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर हैं एमिशंस के वो तो वही हैं ममालिक जो यूरोपियन है या वेस्ट है। तो ये जब इन चीज़ों से भाग रहे हैं तो ये जो डिबेट हो रही है 2015 में आपने कहा कि ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, फिर ग्लेक्सो मुआहदा हुआ था, ये सारे एग्रीमेंट हुए। आप भी माशाल्लाह इंटरनेशनल लॉ पे मतलब पढ़ाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो एग्रीमेंट होते हैं और जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ ये माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उस पर अमल तो हो रहा है लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? ये दुनिया की जो ताकतें हैं G20 कंट्रीज़ है वो क्यों भाग रहे हैं इस मामले से? अच्छा, होता ऐसा है कि हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि इस लॉ को, जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, इंप्लीमेंट कौन करता है। फॉर एग्जांपल इनका ना यूएन करता है। अब यूएन के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कंट्रीज को बाउंड करे, सवाए इनके कुछ इदारे हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। और आप हम कहें कि हमारी बदकिस्मती समझें या हमारी जो भी आप किस्मत समझें कि ये जितने भी बड़े इदारे जो इनको कंट्रोल करते हैं वो अमेरिका में है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे IMF है, अभी जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी है, ब्रिक्स वालों ने बनाई है वो है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके कंट्रोल में आते हैं। अब प्रोड्यूसर भी ये हैं कंट्रोल में इनके। अगर ये कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, इनको पाबंदी लगाते हैं, तो अपने इदारों पे कभी नहीं लगाएंगे। तो इनको तो ये तो पता है डेवलप्ड कंट्रीज को कि हम जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं या उसकी अगर वायोलेशंस कर रहे हैं, हमें तो कोई असर नहीं होगा। तो एक तो ये वजूहत है। दूसरा ये है कि देखें, इस वक्त जो दूसरा तरीका है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, फॉर एग्जाम्पल हम ग्रीन हाउस या सोलर से या इलेक्ट्रिक से इससे बनाएं, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो इन कंट्रीज ने अभी तक पॉलिसियां तो बनाई हैं लेकिन उस पर अभी उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो एग्रीमेंट में आ जाएंगे तो उनको पाबंद भी होना पड़ेगा, इसलिए भाग रहे हैं कि जितना डिले टेक्टिंग हो जाए कि हम इनसे भागते जाएं। देखें, हमारा ये जो मसला है ना, ये एक दो चीजों पे है। एक कलेक्टिव होके यानी सारे मिलजुल के, और एक दूसरे से ताउन करके ही खत्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो हमें जब तक ये बड़े ममालिक एक खुद तय नहीं कर ले तो तब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे, कोई हल भी नहीं मौजूद है। अच्छा, मैं एक और अलार्मिंग सिचुएशन बताऊं, ये जो अमेरिका में अभी इंतखाबात हुए हैं और ट्रंप साहब जो हैं इनके नए सदर जनवरी में हलफ उठाएंगे, और हमने इनकी पिछली हुकूमत को देखा है कि ट्रंप साहब जो है ये कभी भी ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई चीज नहीं है। अगर अमेरिका ने ये पॉलिसीज दे दी और कहा कि जी हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, या किसी भी इसका जो फंड है जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज फंड जी, इस फंड का हिस्सा नहीं बनते, तो फिर हमारे जैसे ममालिक तो इसमें पिस जाएंगे। 2022 जो है इसमें हमें $24 बिलियन का नुकसान हुआ था। 24 बिलियन, ये वो है जो हमें नजर आया। जो नजर नहीं आया, हम उसका एग्जांपल ले लें कि जैसे हमारी जमीनें हैं उनके असरात अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, इस साल भी हमारी जो चावल की फसल है वो अच्छी नहीं हुई। आप पूरा जो सिंध का इलाका देखें या साउथ पंजाब का देखें उसमें नहीं है, बलूचिस्तान का इलाका देखें उसमें नहीं, ये चावल की फसल अच्छी नहीं हुई। तो असरात तो हमारे पास और बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। वबाएं देखिए, बीमारियां कितनी हो रही हैं। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, कूड़ा जो हमारे पास है मुल्क में, इससे हो रहा है। फिर आबादी बढ़ रही है तो जाहिर है हमें दरख्तों की जरूरत हो रही है, वो कटाई हो रही है, उनके अगेन असरात हो रहे हैं। तो इन जो बड़े ममालिक हैं ना, इनको साथ देना पड़ेगा इन छोटे छोटे ममालिक से, अदरवाइज हम छोटे छोटे ममालिक इसमें पिस जाएंगे। और रोजाना अगर आप इनकी जो इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, अब उसमें देखें कि पाकिस्तान जैसे ममालिक डे बाय डे रोजाना के हिसाब से हम उसमें पिसते जा रहे हैं, हम इसमें से नहीं निकल पाएंगे। हम ये इस चैनल के थ्रू हम इन बड़े ममालिक को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसमें पार्टिसिपेट करें। जब तक ये नहीं करेंगे, अब ये ममालिक उसको फेस नहीं कर पाएंगे। और ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन्हीं ममालिक के उनके फिर असरात भी पड़ेंगे। ठीक है, ये लोग पूरी दुनिया में, हम ग्लोबल विलेज में बन गए हैं। अभी हम ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जी इंडिया में जो मसला है वो मेरा मसला नहीं है, जो पाकिस्तान में मसला है वो इंडिया का मसला नहीं है, जो अमेरिका का मसला है वो यूरोप का नहीं है, या यूरोप का मसला चाइना का नहीं है, या चाइना का मसला यूरोप का नहीं है। बिल्कुल सही। हम इकट्ठे हो गए।
अब ये हम कहें कि जी ये चाइना के पास मसला है, हमारे पास नहीं, ये हम सबका मसला है। अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में हमें सब ने मिल के काम को करना, पूरा साथ करना काम है, को पूरा मिलकर करना साथ पड़ेगा। करना है, बिल्कुल। जी बहुत बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और आपने इतनी डिटेल से बात की, रीजनल पॉलिटिक्स पे भी की, रीजनल डिप्लोमेसी और क्लाइमेट डिप्लोमेसी पे भी आपने बात की। और बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है और जायज़ है कि अगर दुनिया हमारा साथ नहीं देती तो हम खुद जो सारे कंट्रीज़ हैं, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, वो हम क्लाइमेट के हवाले से कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, डॉक्टर अलादीन मंगरू साहब हमारे साथ थे इस प्रोग्राम में और क्लाइमेट के हवाले से बात कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से उन्होंने बात की और इंस्टीट्यूशनली ये उन्होंने बात की कि दुनिया के जो ममालिक हैं एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिस एग्रीमेंट को हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, जो 2015 में साइन हुआ था और यूएनओ ने करवाया था साइन, और जिसमें दुनिया के 200 कंट्रीज़ सिग्नेटरी थे। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ होती रहती हैं, हर साल होती रहती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके हवाले से डॉक्टर अलादीन साहब जो पब्लिक पॉलिसी के हेड हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने बात की। नाजरीन, अब हम लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से और क्लाइमेट डिप्लोमेसी के हवाले से कि दुनिया भर में जो अभी हालात नज़र आ रहे हैं हमें, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से। अभी जो COP29 हो रहा है बाकू में, आज़रबाईजान के जो शहर बाकू में COP29 हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे वहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, सईद बलोच साहब जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं COP29। हम उनसे बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, एक डिबेट छिड़ गई है, डिबेट में क्या हो रहा है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, दुनिया भर में जो ये जो फ़ंड के हवाले से बहस हो रही है कि क्लाइमेट फ़ंड जनरेट होगा, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को मिलेगा, फिर वो एमिशंस रिड्यूस करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कशन का एक हिस्सा है। दूसरा ये कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात हैं। और सईद बलोच साहब जो पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं बाकू में जो हो रही है। 11 तारीख से शुरू हुई थी, 22 तारीख को वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी। और दूसरा हम उनसे ये पूछेंगे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, दुनिया में इम्प्लीमेंट होगा इस कॉन्फ्रेंस के बाद या नहीं होगा, और पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद है हमारे गेस्ट हैं सईद बलोच साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी सईद बलोच साहब। यहाँ बाकू से, आज़रबाईजान से जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें एक तरह से अब देखें कि सारी दुनिया से जो डेलीगेट आए, कोई मोर देन 40,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं, जिसमें सरकारी लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, यूएन के सारे इदारे हैं। लेकिन बुनियादी बात ये कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको फोकस करना था फाइनेंस पे, यानी जो अमीर मुल्कों ने जो 2009 में जो तय किया था कि हम $100 अरब हर साल जो कम तरक्की याफ्ता और मौसमी तब्दीली के असरात से मुतासिर मुल्कों को देंगे, लेकिन वो उस पर कामयाब नहीं हुए। लेकिन आज हालात और ख़राब हो गए, तो अभी सारा फोकस ये कि कैसे किया जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि 77 प्लस चाइना ग्रुप ने इसको कहा कि 1 ट्रिलियन यानी $1,000 अरब देना चाहिए हर साल। इसी तरह इंडिया की डिमांड है कि 1.3 ट्रिलियन, इसी तरह पाकिस्तान ने उसको $2 ट्रिलियन का मुख्तलिफ आए। लेकिन यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो सिविल सोसाइटी है, जो मूवमेंट के लोग हैं, जो ट्रेड यूनियन, फिशर फोक, आरी, ये मुतालबा कर रहे हैं कि हर साल कम से कम $5,000 अरब दिया जाए, तभी जो कम तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और शदीद मुतासिर मुल्क हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो अपने लोगों को बचा सकते हैं, वो कुछ बहुत सारी आबादियों को रिलोकेट कर सकते हैं। तो इस पर एक तरह से डेडलॉक है, और ये आप सोचा, अगर ये आप सही कहें तो ये एक तरह से फेल हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर बुनियादी तौर पर ज़्यादातर कुछ जो लॉबियस्ट इन्होंने तेल और की कंपनियों से लाए हुए, जहाँ पर
यहाँ पर मैं रोज सुबह देखता हूँ कि जो मूवमेंट के लोग हैं वो गैस के एक्सपेंशन, तेल के एक्सपेंशन से के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लोग फूड और क्लाइमेट पे एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो मनफी बात ये कि कोई पेशरफ्त आगे नहीं हो सकी। और मुझे वैसे अब लगता है कि शायद जो अगले साल ब्राज़ील में जो कॉन्फ्रेंस होगी शायद कुछ चीज़ें उसमें तय हो और कुछ चीज़ें उसके लिए निकाली हो। बहुत बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपने हमें टाइम दिया और कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें बताया जो बाकू में हो रही है कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी डिटेल्स फराम की और आपने सारी चीज़ें हमें बताई कि उसके इम्पेक्ट क्या होंगे दुनिया भर में, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन पे इम्पेक्ट क्या होंगे और जो डेवलप नेशन है उन पे इम्पेक्ट क्या होंगे, असरात क्या होंगे पाकिस्तान पे, और जो फ़ंड रिलीज़ होगा, जो लॉस एंड डैमेज फ़ंड है वो किन ममालिक को मिलेगा। बहुत मेहरबानी, आपने हमें इतनी तफसील से आगाह किया, मेहरबानी सईद बलोच साहब। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो डिबेट हो रही है पूरी दुनिया में, दुनिया के ममालिक शरीक हुए हैं, बाकू में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि उसके मतलब क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान पर क्या असरात हुए हैं माजी में और आगे चल कर क्या होंगे। 2022 का सैलाब भी हमारे सामने है, जो बारिशें हुई, सैलाब आया, उसके बाद जो हमारी जो एक फूड क्राइसिस का मतलब जन्म हुआ, पूरे पाकिस्तान ने फूड क्राइसिस को फेस किया 2022 में। उसके बाद भी सूरत हाल ये बनी कि मतलब हमारे पास जो प्रोडक्शन का अमल था वो भी मुतासर हुआ। प्रोडक्शन के अमल में देखें, जो हमारी जीडीपी थी पहले 24 थी, 24 थी, अभी वो इतनी कम हुई है 19 तक आ गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो रही हैं। देखें, क्लाइमेट चेंज के जो खतरात हैं वो पाकिस्तान नहीं सिर्फ पूरी दुनिया पे हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। आलमी टेम्परेचर जो है मुल्कों का बढ़ रहा है, उसमें उन्होंने क्लाइमेट एक्सपर्ट बिठाए थे कॉन्फ्रेंस में, क्लाइमेट एक्सपर्ट, रिसर्चर और बहुत सारे जो ममालिक के जो हैं लीडरान वो शरीक हुए थे कॉन्फ्रेंस में। अभी स्टिल वो कॉन्फ्रेंस जारी है और हमारा जो मेन मौजू था कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, हमारी जो गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए, हम तो इतना वो एमिशंस जो ग्रीन गैसेस हाउस एमिशंस हैं वो इतना प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन फिर भी जो डेवलप कंट्रीज़ की वजह से जो हमारे तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो तो मुतासर हुए हैं। हम इस पर बात कर रहे थे, हमारे मेहमान उन्होंने शिरकत की प्रोग्राम में और आपने सुना प्रोग्राम के हवाले से हमने बात की, क्लाइमेट चेंज हमारा टॉपिक था। तो नाजरीन, हम मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और इशू के साथ, तब तक अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।